हेलो एंड वेलकम बैक। मैं मोहित लांबा, एक एनआईएसएम सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव्स एनालिस्ट और रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक स्टॉक परचेस करने के पहले मैं किस तरह रिसर्च करता हूं, किन मेट्रिक्स को मैं देखता हूं, मेरा क्या प्रोसीजर है जिसकी मदद से मुझे पिछले 3 सालों में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट्स होते आ रहा है। अब देखो, ये टोटली मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, मेरी पर्सनल रिसर्च मेथड है। मैं आपको कोई भी फोर्स नहीं कर रहा हूं कि इसको फॉलो करो, क्योंकि देखो मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, आई एम जस्ट एनआईएसएम सर्टिफाइड। तो इसमें जो भी मेथड मैं बताऊंगा वो मेरा पर्सनल है। मैं सिर्फ ये मेथड आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो बनाने का रीजन ये है कि पिछले 3 सालों से मैं इस पर्टिकुलर रिसर्च मेथड को फॉलो कर रहा हूँ, जहाँ पे फंडामेंटल्स भी आ जाता है, टेक्निकल्स भी आ जाता है। और मुझे ये पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करते हुए बहुत ही अच्छे खासे कंसिस्टेंटली बेसिस पे प्रॉफिट हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे जो आता है वो मैं अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ, ताकि उनकी भी जो इन्वेस्टिंग जर्नी है उसमें थोड़ी मदद हो जाए, और अगर वो बिगिनर है तो उनको एक नया कुछ सीखने मिले। तो ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में जो स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, और यहाँ पर मैं इसको कोई भी बाय सेल करने की टिप नहीं दे रहा हूँ। इट इज जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पस। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में रिसर्च करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह मैं करता हूं। अब इसको आपको जिस तरह से फॉलो करना है आप उस तरह से कीजिए, जो मॉडिफिकेशन करना है यू आर फ्री टू डू इट, क्योंकि ये सेम आपको बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, क्योंकि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। तो मेरी दी गई सलाह को आप ब्लाइंडली प्लीज फॉलो मत करना, अपनी रिसर्च और अपना एनालिसिस डेफिनेटली कर लेना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आता हूँ। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो, या फिर एक इंटरमीडिएट हो, या फिर एक एडवांस लेवल के भी ट्रेडर हो, या फिर इन्वेस्टर हो, तो आपको डेफिनेटली मेरे चैनल से कोई ना कोई वैल्यू तो पक्का मिलेगी। तो चलिए बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कोई भी स्टॉक के बारे में रिसर्च करने के लिए मैं केवल 3 वेबसाइट्स का यूज करता हूँ। सबसे पहले स्क्रीनर, दूसरा है ट्रेडिंग व्यू, और तीसरा है गूगल, जो हमारा प्लेन गूगल है। वो किस तरह मैं यूज करूंगा आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। तो स्क्रीनर क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो फंडामेंटल रिलेटेड हमको सब डेटा मिल जाता है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर फ्री वर्जन में भी है ना बहुत से फीचर्स अवेलेबल है, जो बेसिक लेवल पे अगर आप एक मार्केट में बिगिनर हो तो आपको बहुत ही अच्छे से सब समझ आ जाएगा, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी है। और ट्रेडिंग व्यू क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे हम टेक्निकल चार्ट्स को देखेंगे कि किस तरह कोई पैटर्न बन रहा है, या फिर ऐसे कुछ संकेत हमें दिख रहा है चार्ट्स के अंदर जहाँ पे हमें सतर्क होना चाहिए। तो ट्रेडिंग व्यू को यूज करके हम वो सब समझ सकते हैं। किस तरह होगा ये वीडियो में आपको विद टाइम पता चलेगा। तो शुरुआत में कैसे करता हूँ? अब मेरा जो स्टॉक है वो है एसके मैक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट। ये कंपनी करती क्या है? सबसे पहले देखो, कोई भी स्टॉक के बारे में रिसर्च करनी है ना, तो आपको उस कंपनी का, उस स्टॉक का धंधा मालूम होना चाहिए कि कंपनी बिजनेस करती क्या है और उसका फ्यूचर आउटलुक क्या है। तो ये जो कंपनी है ना एसके मैक प्रोडक्ट्स, ये क्या करती है? ये बनाती है अंडों का बिजनेस है इसका, यानी अंडों के रिलेटेड, एग्स के रिलेटेड जितना भी जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो ये कंपनी करती है। तो ये कंपनी के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो नीचे कैप्शन में पढ़ लेना, मैंने कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। क्योंकि कैसे यहाँ पे हम रिसर्च करने का मेथड सीख रहे हैं, और रिसर्च कब की जाती है? जब आपको उस पर्टिकुलर कंपनी का धंधा ऑलरेडी मालूम हो। क्योंकि अगर आपको कंपनी का धंधा ही नहीं मालूम है तो आप रिसर्च कर क्यों रहे हो? अब मुझे ये कंपनी पता है कि ये कंपनी का जो फ्यूचर आउटलुक है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो मैं इस पर रिसर्च करना शुरू करूंगा। तो अगर अभी मैं देखो आपको ये कंपनी के बारे में बताने लगूंगा तो यहाँ पर ही बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो कंपनी के बारे में मुझे पता है, इसलिए मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ ना। तब ये कंपनी का धंधा क्या है? ये अंडों का बिजनेस करती है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट का इनका मेजोरिटी बिजनेस है। और कंपनी का जो फ्यूचर आउटलुक है, कंपनी के जो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो कॉम्पिटिशन है, वो फिलहाल बहुत ही फेवरेबल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक तो है। तो अब इसके फाइनेंशियल मेट्रिक्स में किस तरह पढ़ूंगा वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्क्रीनर पे आया, यहाँ पे मैंने एसके मैक प्रोडक्ट्स जो मेरा स्टॉक का नाम है वो डाल दिया। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपकी जो सेटिंग है वो चेंज करके रखना। यहाँ पर ये जो नीचे एड रेशियोज का टेबल है ना, क्योंकि अगर आप पहली बार स्क्रीनर को खोलोगे तो आपको बहुत कम रेशियोज दिखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पे। अब मैं ये सब रेशियोज को ऐड करके रखा हूँ, क्योंकि ये सब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली वैसे भी रेशियोज के ऊपर मैंने एक नई शॉर्ट वीडियो की सीरीज तो चालू की है, जहाँ पर रोज मैं आपको एक नए नए रेशियोज के बारे में बताता हूँ, ताकि आप एक बेटर इन्वेस्टर बन सको, एक बेटर एनालिस्ट बन सको। और एनालिस्ट बनने के लिए रिसर्च एनालिस्ट का प्रोग्राम की जो सीरीज है वो भी चालू हो रही है धीरे धीरे। ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो तो डाल दिया है, विद टाइम अच्छे जो लॉन्ग वीडियोज है वो भी लेकर आऊंगा, ताकि चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है। तो कंपनी का मार्केट कैप 639 करोड़ का है। तो मैं पर्सनली देखो 100 करोड़ से नीचे वाली कंपनी को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा माइक्रो कैप होती है, और वो कंपनी अभी बढ़ने को तो कितना भी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन वो डूबने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। क्योंकि जब एक कंपनी 100 करोड़ और 500 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लेती है ना, तो उसके लिए नेक्स्ट टारगेट होता है 1000 करोड़। तो अभी 639 करोड़ पे, और कंपनी बहुत ही अच्छी है, तो मुझे ये थोड़ा फेवरेबल लग रहा है, तो चलेगा। अब यहाँ पे इसका करंट प्राइस तो 243 है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले एक साल में इसका हाई 444 का है और 214 का लो है, यानी अपने हाई से लगभग देखोगे ना तो ये बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट हो चुका है, क्योंकि अभी मार्केट में फॉल भी चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरी जो रिसर्च करने की मेथड है वो यहाँ से शुरू होती है।
स्टॉक पी से। अब पी क्या होता है उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बन चुकी है, तो वो जाके देख लेना, ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है। तो अब एक कंपनी का जो स्टॉक पी है वो है 10.3 और जो इंडस्ट्री पी है वो है 34.9। अब पी रेशो का सिंपल मतलब यही होता है कि आपको उस पर्टिकुलर कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए कितने पैसे लगाने होंगे। तो इसमें 1 रुपया कमाने के लिए मुझे 10 रुपए लगाने, क्योंकि 10.3 का इसका स्टॉक पी है। अब जनरली एक अच्छा पी रेशो जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पी रेशो माना जाता है ना, वो 15 से 20 का माना जाता है। लेकिन इसको इंटरप्रेट करने का एक और तरीका है, वो ऐसा है कि अगर आपका स्टॉक का पी इंडस्ट्री के पी से कम है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रोथ के चांसेस है आपकी कंपनी के अंदर वो बहुत ही ज्यादा है। अब जैसे कि हमारा केस है, हमारा स्टॉक पी है 10.3 यानी 10 का स्टॉक पी है, और इंडस्ट्री पी है लगभग 35 का, 34.9 है, तो मैं 35 पकड़ता हूँ। यानी जो इंडस्ट्री का एवरेज पी है ना, उससे हमारा स्टॉक बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड है। क्योंकि अगर ये ग्रोथ अच्छी खासी देता है, इसका फ्यूचर आउटलुक बहुत ही अच्छा है, तो ये अगर अच्छी खासी ग्रोथ देता है ना, तो ये जो पी है वो 10 से 34 जाने की संभावना है। यानी कि 3 गुना ग्रोथ तो यहाँ पे सामने सामने हमें दिख रही है। अगर पी 3 गुना हो जाएगा तो स्टॉक प्राइस भी 3 गुना हो जाएगा ना, क्योंकि जो पी है वो स्टॉक प्राइस पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। पी का फॉर्मूला क्या है, एमपीएस बाय ईपीएस, यानी कि जो करंट स्टॉक प्राइस चल रहा है डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, तो इसका पी आ जाता है। तो ये टोटली मार्केट प्राइस पे डिपेंड है। तो अगर पी बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये जो करंट प्राइस है ये भी तो बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर मुझे पहला कंफर्मेशन मिलता है। फिर दूसरा मैं देखता हूँ आरओसी और आरओई कितना है, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कंपनी के अंदर जो पूरा टोटल पैसा है उसको यूज करके कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, उसको हम आरओसी बोलते हैं, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और दूसरा होता है आरओई, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेशो हमें ये बताता है कि कंपनी इक्विटी कैपिटल को यूज करके कितना प्रॉफिट कमा सकती है। तो यहाँ पे इसका आरओसी 35% का है और आरओई लगभग 36% का है, जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया नंबर है। क्योंकि एक्सपर्ट्स के हिसाब से एक अच्छा आरओसी होता है 20 या 22 के आसपास, और आरओई होता है 18 से 20 के आसपास। तो इसका तो आरओसी 35 का है, आरओई लगभग 36 का है, तो इट इज अ वेरी गुड साइन। तो यहाँ पर मुझे दूसरा कंफर्मेशन मिलता है। फिर मैं देखता हूँ कंपनी का करंट रेशो क्या है। करंट रेशो यानी कि कंपनी शॉर्ट टर्म में अपनी लाइबिलिटीज को चुकता करने के लिए कितनी ज्यादा केपेबल है। तो अगर करंट रेशो 1 से ज्यादा है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, और अगर करंट रेशो 1.5 से 2.5 के बीच में तो डेफिनेटली वो कंपनी तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि उसको शॉर्ट टर्म में कोई भी तकलीफ नहीं है अपनी लाइबिलिटीज को चुकता करने के लिए। अब करंट रेशो के बारे में भी ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जाके आई बटन में लिंक है, वहां पे प्लीज देख लेना। तो इसका करंट रेशो 2.4 का है, तो यहाँ पे मेरे को चेक मार्क मिल जाता है। फिर मैं देखता हूँ कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, जो मुझे बताएगा क्या, डेट टू इक्विटी। तो डेट टू इक्विटी 0.49 का है, यानी कंपनी पे लगभग नेग्लिजिबल कर्जा है, एकदम छोटा मोटा कर्जा है। क्योंकि अगर 1 के नीचे डेट टू इक्विटी का नंबर है ना, तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, यानी कंपनी पे कर्जा कम है। तो इसका तो 0.49 का है, यानी 0.5 से भी कम। सो अगेन यहाँ पे भी मुझे एक अच्छा कंफर्मेशन मिल गया है। फिर मैं देखता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो मुझे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पिक करने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करता है, विच इज पेग रेशो। अब पेग का फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो। हमने पी रेशो देख लिया, प्राइस टू अर्निंग। इसका ही जो डैडी है, इसका जो बाप है, वो है पेग रेशो। पेग रेशो हमें ये बताता है कि कंपनी कितनी ज्यादा अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। तो सिंपली आप देखो, पेग रेशो एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, इसको मैं डिटेल में पढ़ाने जाऊंगा तो वीडियो 1 घंटे की भी हो सकती है। तो अगर आप इस रेशो पे एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पीईजी रेशो लिख दो, मैं डेफिनेटली डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो आपको सिंपली इसका मतलब बता दूं कि पेग रेशो हमें कंपनी अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है उसके बारे में बताएगा, और इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। अगर पेग रेशो 1 से कम है तो कंपनी अंडर वैल्यूड है, 1 से ज्यादा है यानी कि स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, और 1 पे है तो कंपनी ब्रेक इवन पे चल रही है, यानी यहाँ से वो कंपनी आप स्टिल परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर पेग रेशो 2, 3, 4 ऐसा बहुत ही ज्यादा है, इसका मतलब कि जो स्टॉक है वो हाइपरली ओवर वैल्यूड हो चुका है। और आप सब जानते हो कि आपको ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में पैसा नहीं बनेगा, आपका पैसा बनेगा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में। तो ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, इसलिए मुझे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा टिक मार्क मिल जाता है, ताकि मैं इसमें आगे रिसर्च कंटिन्यू कर सकूं। अब ये इतना देख लिया। अब इसके बाद मैं देखता हूँ 3 इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले मैं देखता हूँ ईपीएस ग्रोथ क्या है, यानी जो अर्निंग पर शेयर है वो किस टाइम से ग्रो हो रहा है। तो इसके पिछले 5 सालों की अगर ईपीएस ग्रोथ देखोगे ना, तो ऑन एन एवरेज 77.5% की है। अब ईपीएस ग्रोथ 20% से ऊपर होनी चाहिए, तो कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। तो पिछले 5 साल की ईपीएस ग्रोथ लगभग 20% के ऊपर होनी चाहिए, और इसकी तो 77.5% की है। तो हमें अभी शॉर्ट टर्म में तो टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। अगला चीज मैं देखता हूँ इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो होना चाहिए 5 से ज्यादा, इसका है 8.55 का। इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमें यह बताता है कि कंपनी को 1 साल में जितना इंटरेस्ट पे करना है ना, उससे कितना ज्यादा टाइम्स पैसा ये कंपनी के पास एट प्रेजेंट पड़ा है। ये हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो से पता चलेगा कि हर एक कंपनी के पास डिबेंचर्स होता है, डेट फंड होते हैं, बॉन्ड्स भी होते हैं कोई कंपनीज के पास। तो वहां पे उनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हर साल पे करना है, फिर भले वो प्रॉफिट कमा रहे हो लॉस कमा रहे हो, उनको वो फिक्स इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ऐसा इंटरेस्ट जो उनको एक पूरे साल में पे करना है,
उससे 8.55 टाइम्स ज्यादा पैसा कंपनी के पास पड़ा है। यानी इंटरेस्ट को पे करने के लिए, जो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को एग्जीक्यूट करना है, उसको पे करने में कंपनी को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है हर एक कंपनी के लिए। और अगला मैं देखता हूँ पायोट्रस्ट की स्कोर। अब पायोट्रस्ट की स्कोर यानी कि ये एक 9 का स्कोर है, इसको 9 का रेटिंग रहता है, इसमें हाईएस्ट 9 का ही वैल्यू आ सकता है। तो एनीथिंग अबाउट 6, 7, 8 इज वेरी गुड फॉर द कंपनी। अब पायोट्रस्ट की स्कोर को एनालाइज करने का, इंटरप्रेट करने का बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। तो अगेन इस पे डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पायोट्रस्ट की स्कोर लिख दो, मैं डेफिनेटली डिटेल वीडियो विद टाइम बना दूंगा। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल के रिटर्निंग सब्सक्राइबर हो, रिटर्निंग व्यूअर हो, आपने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो आप एक बात क्लियरली जानते होगे, कोई भी बंदा मेरी वीडियो पे अगर कमेंट करता है तो मैं डेफिनेटली उसकी डिमांड को वेस्ट नहीं जाने देता। आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी तो मेरे को जब भी टाइम मिलेगा, मैं उस एक पर्टिकुलर बंदे की डिमांड को पूरा करने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप आज कमेंट कर रहे हो और ऐसा सोचोगे कि मेरा कमेंट थोड़ी कोई सुनेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी आवाज सुनी जाएगी। क्योंकि मेरी जो सबसे बड़ी एसेट है वो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, वो आप लोग हो, यानी मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स। तो प्लीज आपकी जो भी डिमांड है कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं डेफिनेटली एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो अब यहाँ पे देखो पायोट्रस्ट की स्कोर वैसे तो मुझे 6 के ऊपर अच्छा लगता है, लेकिन इसका 5 का है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, बाकी सारे रेशियोज तो मुझे ठीक लग रहे। तो एक रेशो की खराब होने की वजह से फिलहाल मैं इसमें रिसर्च रुकाता नहीं हूँ। हो सकता है कि पायोट्रस्ट की स्कोर जो है वो विद टाइम एनहांस हो जाए, विद टाइम इंप्रूव हो जाए। तो यहाँ पर मेरे बाकी के सारे मैट्रिक्स तो क्लियर है, तो मैं इसमें आगे रिसर्च कंटिन्यू कर सकता हूँ। फिर मैं नीचे आता हूँ स्क्रीनर पर और यहाँ पर देखता हूँ कंपनी के प्रोज और कॉन्स क्या है। प्रोज यानी कि कंपनी में अच्छी चीजें क्या है, कॉन्स यानी कंपनी में बुरी चीजें क्या है। अब ये कंपनी में आप देखोगे तो कॉन्स तो कोई है ही नहीं, यानी कंपनी तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और प्रोज में देखोगे तो कंपनी के 4 प्रोज है, यानी कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है, डेटर डेज इंप्रूव हुए, फिर कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो गया है, जो बहुत ही अच्छा साइन है। यानी कंपनी में अच्छी चीजें बहुत ही ज्यादा है और बुरी चीजें तो है ही नहीं, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर मी टू एंटर इनटू दिस कंपनी। अब देखो मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। किस तरह रिसर्च की जाती है वो आपको मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, एक लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। अब देखो पीयर कंपेरिजन में वैसे देखता हूँ, लेकिन ये कंपनी अपने पीयर्स के हिसाब से, यानी इनके जो कॉम्पिटिटर है उनके हिसाब से ये कंपनी बहुत ही ज्यादा मतलब छोटी है। ये छोटी सी हमारी एसकेएम एक कंपनी को हम एक बड़ी कंपनी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये तो कोई वो ही नहीं है ना, मतलब इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। तो इस पर्टिकुलर कंपनी में मैं ये पीयर कंपैरिजन को इग्नोर करूंगा। अगर मेरी कंपनी कोई बड़ी कंपनी है, जो समझो ऐसी टाटा मोटर्स जैसी कंपनी में मैं कुछ काम कर रहा हूँ, या फिर टाटा पावर जैसी कंपनी पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो ऐसे टाइम पे मैं पीयर कंपैरिजन देखूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। लेकिन अगर ये कंपनी अभी एसकेएम है ही छोटी, तो अब इसमें आप क्या किसके साथ कंपैरिजन करोगे, इसको कंपैरिजन के लायक बनने तो दो। तो फॉर द टाइम बिंग वी विल इग्नोर दिस। अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जो एकदम एकदम मतलब मेन पॉइंट है, उसके बिना मैं फिर बाकी सब भी फेवर में और वो फेवर में नहीं है ना, तो मैं इन्वेस्ट नहीं करता। वो है कंपनी कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बनाने वाली चाहिए। भले कम प्रॉफिट बनाए, लेकिन कंपनी लॉस नहीं बनानी चाहिए। अब ऐसे बहुत से स्टॉक्स आप स्क्रीन पे डेफिनेटली देख सकते हो जो कंसिस्टेंटली जिस दिन से वो आए हैं उस दिन से लॉस ही बना रहे हैं। तो ऐसी कंपनी भले कितनी ज्यादा भाग जाए, वो 700 से 1400 हो जाए, 1400 से 2800 हो जाए, 2800 से 5000 हो जाए, तो भी मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। कंपनी भाग रही है, भागने दो। मैं लॉन्ग टर्म का वैल्यू इन्वेस्टर हूँ, मुझे ये सब कचरे वाली कंपनी में पढ़ना नहीं है जो लॉस मेकिंग है। मुझे प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में जाना है, फिर भले ही वो कंपनी बहुत ही ज्यादा छोटी हो, आई डोंट केयर, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट में आता हूँ और देखता हूँ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना वो क्या है। तो कंपनी का जून 2021 में 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 1 करोड़ का हो गया, फिर यहाँ पे मार्च 2022 में 0 का हो गया, लेकिन देखो माइनस में नहीं गया, 0 ठीक है, माइनस तो नहीं गया ना। और उसके बाद से कंसिस्टेंटली राइजिंग बेसिस पे जून 2023 के क्वार्टर में इनका पीक आया था, 35 करोड़ का प्रॉफिट है। उसके बाद हल्का हल्का नीचे आया है, क्योंकि थोड़ा एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो रेगुलेशन है बहुत ही ज्यादा टफ हो गए थे, तो हो सकता है कि ये वन ऑफ द रीजन हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो, आप एक वैल्यू इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, न्यूज के बारे में पता होना चाहिए कि हाल फिलहाल में मार्केट में चल क्या रहा है। तो कंटिन्यू विद द रिसर्च। क्वार्टरली रिजल्ट हमें अच्छे लगे, कंपनी कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बना रही है। फिर हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट क्या है, ईयर ऑन ईयर लॉस तो नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मार्च 2013 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1 करोड़ का था, जो आज की डेट में 62 करोड़ का है, यानी बहुत ही बड़ी जंप ली है। कंपनी का जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट है वो इसी साल आया है मार्च 2024 में, जो 85 करोड़ का है। और ये कंसिस्टेंटली राइजिंग प्रॉफिट है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 62 करोड़ चल रहा है, तो साल खत्म होते होते ये भी 85 से ऊपर आएगा, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा साइन होगा। तो हमने देख लिया कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, भले छोटा प्रॉफिट बनाएगी ठीक है, लेकिन लॉस नहीं देगी, ये हमको गारंटी है पिछले डेटा को एनालाइज करते हुए। अब फ्यूचर में तो देखो, फ्यूचर किसने भी नहीं देखा है, स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। पास्ट में ऐसा नहीं हुआ है,
तो ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसे चांसेस है कि फ्यूचर में भी नहीं होगा। अब एट देन होने को तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि आप अगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करो। फिर इसके बाद मैं बैलेंस शीट पे आता हूँ। बैलेंस शीट में मैं एक ही चीज देखता हूँ कि कंपनी के जो रिजर्व्स और इक्विटी कैपिटल है, अब टोटल इक्विटी कैपिटल में रिजर्व्स भी आए जाते हैं, क्योंकि टोटल इक्विटी कैपिटल इक्वल्स टू इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व, यानी ये कंपनी का पैसा है, ये शेयर होल्डर्स का पैसा है। और जो बोरोइंग्स है ये कंपनी ने जो डेट फंड लिया है वो उनका है, यानी यहाँ पे इनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशो में बात की थी। तो यहाँ पे आप देख लो कि ये दोनों का जो एडिशन है ना, इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स, ये बोरोइंग से डबल होना चाहिए या फिर बोरोइंग से ज्यादा तो होना चाहिए, लेकिन अगर डबल है तो बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब कि कंपनी के पास बोरोड कैपिटल कम है, यानी फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा कम है, और खुद का पैसा वो थोड़ा ज्यादा है। तो अगर कंपनी के पास खुद का पैसा ज्यादा है और जो बोरोइंग्स है वो कम है, तो डेफिनेटली ऐसी कंपनी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। लेकिन ये जो एनालिसिस करने का तरीका है ना, ये आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में काम नहीं आएगा, या फिर जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है ना, जहाँ पे बहुत ऐसा पैसा भर भर के, ट्रक भर भर के पैसा लगता है, वैसी कंपनीज में, वैसी इंडस्ट्रीज में काम नहीं आएगा। वहां पे बैंक एक एग्जाम्पल है कि बैंक का जो बिजनेस है वो क्या है, वो बोरोइंग्स का बिजनेस है ना। तो बैंक्स में आप देखोगे तो बोरोइंग्स हमेशा ज्यादा ही होती है। तो ऐसे केस में बैंक्स के अंदर में ये वाला फंडा है वो काम नहीं आएगा। बाकी अगर आपकी कोई नॉर्मल सर्विस इंडस्ट्री है या फिर आपकी ऐसी कोई कंपनी है छोटी, जो छोटे लेवल पे बिजनेस कर रही है, तो वहां पे आप ये सब मेट्रिक्स को देख सकते हो। हमने क्या सीखा, इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स का जो एडिशन है वो बोरोइंग से डबल हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और अगर उससे थोड़ा ज्यादा भी है तो भी वो अच्छा है, ताकि विद टाइम कंपनी ग्रो कर सके और कंपनी के जो फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है वो एट प्रेजेंट कम है, विच इज अ गुड साइन। और इसके बाद फाइनली मैं देखता हूँ कि कंपनी का कैश फ्लोस क्या चल रहा है। तो यहाँ पे कैच है, आप ध्यान रखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है नेगेटिव होना चाहिए। दिस इज द आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ अ बिग कंपनी। अब इसको भी, ये जो टोटल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसको एनालाइज करने के लिए तो बहुत, एक 3 घंटे की वीडियो बनाऊंगा ना तो भी कम लगेगा। तो भी अगर शॉर्ट में क्रिस्प में वीडियो चाहते हो, एक 10-15 मिनट वाली, तो मुझे कैश फ्लो करके ऐसा कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसके बाद मैं रेशियोज में आता हूँ और चेक करता हूँ कि इसकी कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है। कैश कन्वर्जन साइकिल जितनी ज्यादा कम होगी उतनी वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ऐसी कंपनी आपको वैल्यू इन्वेस्टर बना सकती है। अब कैश कन्वर्जन साइकिल हमें यह बताती है कि कंपनी का जो पैसा है वो धंधे में कितना दिन फंसा होता है। अब कोई भी कंपनी का पैसा धंधे में जितना कम दिन फंसा होगा, उतनी वो कंपनी एफिशिएंट मानी जाती है, उतनी उसके प्रॉफिट्स आने की जो क्षमता है वो फास्ट होती है, उतना उसको पैसा जल्दी आएगा। कंपनी के पास पैसा जल्दी आएगा तो शेयर होल्डर्स की जेब में पैसा जल्दी आएगा। ये सीधा सीधा हिसाब है। तो यहाँ पे इसकी देखो, यहाँ पे इंप्रूवमेंट हमें देखने मिल रही है। पहले तो इसकी कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि मार्च 2018 में केवल 49 डेज, और उसके बाद 52 डेज, फिर 103 दिन, फिर 145 डेज, और अभी देखोगे तो थोड़ा कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुआ है पिछले 3 साल से, क्योंकि मार्च 2022 में 168 डेज तक चला गया था, यानी इतने दिन इसका धंधे में पैसा फंसा हुआ है। लेकिन वो फिर रिड्यूस हो गया मार्च 2023 में 109 पे, और मार्च 2024 में तो नीचे आ गया केवल 94 पे। तो ये विद टाइम इंप्रूव होगा। कैश कन्वर्जन साइकिल जितनी कम है उतनी कंपनी अच्छी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में फिर मैं देखता हूँ फाइनली कि कंपनी के प्रमोटर के पास कितने शेयर्स है, एफआईएस के पास कितने, और पब्लिक के पास कितने। तो पर्सनली मैं इतना ही सोचता हूँ कि अगर जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 50 से ज्यादा है तो डेफिनेटली अच्छा है, यानी कंपनी के प्रमोटर्स के पास जो बहुत ही ज्यादा शेयर्स है, इसका मतलब कि कंपनी के प्रमोटर्स को, कंपनी के मालिक को अपनी कंपनी पे बहुत ही ज्यादा भरोसा है। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि एफआईएस के पास कितने। तो जनरली मेरा इसमें पर्सनल टेक ऐसा है कि एफआईएस के पास अगर स्टेक कम है ना, और वो कंपनी बहुत ही बढ़िया है, कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है, तो मेरे लिए राइट पॉइंट ऑफ एंट्री बन जाता है। क्योंकि मैं कब खरीदूंगा, जब उस पर किसी की नजर नहीं है, क्योंकि जिसपे सबकी नजर है उस पर प्रेशर बहुत रहता है और वो कंपनी इतना जल्दी भाग नहीं सकती। अब मैं आपको बोलूं कि टाटा मोटर्स अगले वाले 2 हफ्ते में डबल हो जाएगी, कोई बिलीव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। वहां पे अगर उसको डबल करना है तो उसका जो मार्केट कैप है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जो ऐसी छोटी कंपनी है जिसमें एफआईएस का स्टेक बहुत ही कम है और ये छोटे लेवल पे कंपनी है, तो इसका तो 2-3 हफ्ते में डबल होना जायज है। अब देखो, इतना मैं इजीली बोल रहा हूँ, तो आप अभी फटाक से इसमें पूरे पैसे मत डाल दो। आपकी रिसर्च और एनालिसिस प्लीज करना। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए। तो जनरली प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो 50% से ज्यादा होना चाहिए, और मेरे पर्सनल एनालिसिस के हिसाब से एफआईएस का जो स्टेक है वो 5% से कम होना चाहिए। अब ये मेरा एनालिसिस करने का तरीका है। आप इसमें जो भी आपका कमेंट है, जो भी ओपिनियन है, प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। आप देखो, फंडामेंटली तो मुझे कंपनी बहुत ही अच्छी लग रही है। अब मैं देखूंगा इसके टेक्निकल बेसिस पे ये कंपनी किस तरह है। तो टेक्निकल एनालिसिस देखो, वैसे तो बहुत ही बड़ा वास्ट है, लेकिन मैं बेसिकली ये देखता हूँ कि कंपनी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है। तो यहाँ पे हम इस पे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप
इसका वीकली चार्ट। और हाँ, मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चार्ट देखने का मेरा टाइम फ्रेम है ना, वो वीकली है। मैं वीकली चार्ट को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मंथली मेरे लिए बहुत ही लंबा हो जाता है, और उसके नीचे डेली वेली में तो बहुत, एक दिन में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो ऐसा बड़ा रेड कैंडल, बड़ा ग्रीन कैंडल, तो नॉइस बहुत रहता है। तो फिलहाल देखो यहाँ पे चार्ट पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 230, यानी अभी जो यहाँ पे स्टॉक का थोड़ा प्राइस चल रहा है ना 242 के आसपास, तो इसका एक सपोर्ट तो यहाँ पर 230 या 232 के आसपास है। उसके बाद उसका एक छोटा सा सपोर्ट इधर 129 के आसपास है। और अगर मैं चार्ट को थोड़ा छोटा करूंगा तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इसने अक्टूबर 2015 में यहाँ पे इसका हाई लगा था 219 या 220 रुपए का, तो मैं राउंड ऑफ करता हूँ 220 के आसपास। तो इधर में एक लाइन हमने ड्रॉ की 222 पे, और उसके बाद यहाँ पे इसने वो उसके बाद कंटिन्यूसली गिरा, और एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बनाते हुए इधर मुझे जाके इसने ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद शूट अप हो गया। तो ये जब होता है ना वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसा राउंडिंग बॉटम टूटा ना, तो वो स्टॉक, और वो स्टॉक अगर बहुत ही ज्यादा फंडामेंटली अच्छा है, उसमें फंडामेंटल्स में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कंपनी के ऊपर किसकी नजर ना पड़ी हो, या फिर इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक आउट कर लिया, उसके चलते ये गिरा। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत सालों बाद राउंडिंग बॉटम में किसी ने ब्रेकआउट दिया है ना, तो ऐसे चांसेस है कि वो स्टॉक बहुत ही ज्यादा बड़ा भागेगा। तो रिसेंटली आपके साथ मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ। स्क्रीन पे आपको तो चार्ट दिख रहा है, वो है गोल्डियम का। अब गोल्डियम इंटरनेशनल एक गोल्ड मेकिंग कंपनी है, वो अपना लैब ग्रोन डायमंड्स आया ना, उसके अंदर काम करती है। ये कंपनी बहुत टाइम तक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चली, लेकिन 200 पे इसका था राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट। तो जैसे इसने 200 पे राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया, मैंने खट करके यहाँ पे अच्छे खासे पैसों में इसको खरीदा, और ये विद इन 2 वीक्स 55% ऊपर चला गया था, क्योंकि मैंने इसमें 52% का प्रॉफिट बुक किया, इसने मुझे पता है। और आज ये बहुत ही ज्यादा ऊपर है, और ये लगभग 400 को क्रॉस करके वापस आया है। तो अभी मार्केट करेक्शन में अगर आप चाहो तो उस पर भी एक नजर डाल सकते हो, और उसके फंडामेंटल्स किस तरह चेक करने वो आपको ये वीडियो की मदद से तो समझ जाना चाहिए। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कंपनी एक सपोर्ट पे खड़ी है, और इसका जो राउंडिंग बॉटम का भी ब्रेकआउट हुआ है, तो ये इसका बहुत लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है। तो इसका मैं कलर यहाँ पे चेंज कर दूंगा और इसको रेड कर दूंगा। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसके नीचे गया तो मुझे थोड़ा घबराने की कोशिश है। जब तक ये इसके ऊपर है, तो अगर मैं ऑलरेडी अब इसमें इन्वेस्टेड हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और मुझे और क्वांटिटी ऐड करनी है, तो ये बहुत ही अच्छा लेवल में मान सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सालों का बड़ा वाला जो सपोर्ट लेवल है। क्योंकि अक्टूबर 2015 में ये लेवल पे आया था, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, तो अब इसका जो रेजिस्टेंस था ना पहले, वो अब इसका सपोर्ट बन चुका है। ये मार्केट का बेसिक टर्मिनोलॉजी ऐसे ही चलता है। और यहाँ पर इसमें जो नई तेजी आएगी वो कहाँ पर आएगी, वो आ सकती है इस लेवल के ऊपर 292 को क्रॉस करने के बाद। उसके बाद एक यहाँ पे वीक है, तो यहाँ पे 330 के आसपास एक आएगी, और अगली इसकी आ सकती है इधर लगभग 400 के आसपास। और 400 को तोड़ दिया तो फिर उसको थोड़ा खुला नीला आकाश मिलेगा उसके प्रीवियस हाई तक, जो आता है लगभग 561। और अगर 561 को क्रॉस करता है तो ऊपर तो कितना भी बढ़ सकता है ना। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में पी का कंपैरिजन बताया कि स्टॉक का पी 10 है, इंडस्ट्री पी 35 है, तो सामने सामने 3 गुना की ग्रोथ तो खुली पड़ी है। लेकिन अगेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ये मेरा पर्सनल पिक है, मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, आप देख सकते हो। आप इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो खुद की रिसर्च, खुद की एनालिसिस के बाद होनी चाहिए। तो हमने फंडामेंटल्स के लिए स्क्रीनर को यूज किया, टेक्निकल्स के लिए ट्रेडिंग व्यू को यूज किया। दोनों फ्री प्लेटफॉर्म है, दोनों में पेड वर्जन भी है, लेकिन एज अ बिगिनर लेवल हमें कोई जरूरत नहीं है, आप फ्री वर्जन से काम चलाओ। और लास्ट मैंने आपको बोला था कि मैं गूगल यूज करता हूँ, तो गूगल में क्यों यूज करता हूँ, एक ही चीज के लिए कि कंपनी में अगर मेरे को एंट्री लेनी है तो उसमें कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन नहीं होना चाहिए। यानी कंपनी में कोई बोनस इशू का न्यूज नहीं होना चाहिए, कोई स्टॉक स्प्लिट का न्यूज नहीं होना चाहिए, उसके रिजल्ट नहीं आने चाहिए। कोई भी ऐसा अगर कॉर्पोरेट एक्शन उसमें इन्वॉल्व है, तो मैं वो कंपनी से कॉर्पोरेट एक्शन का प्रोसीजर कंप्लीट होने तक दूर रहता हूँ। कि जब कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला रहता है ना, यानी क्वार्टरली रिजल्ट, बोनस, फिर स्प्लिट या फिर स्टॉक कंसोलिडेशन, कुछ भी होने वाला है, तो स्टॉक की जो प्राइस मूवमेंट है बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो मैं सर्च कर लूंगा, कॉर्पोरेट एक्शंस कमिंग, कॉर्पोरेट एक्शंस कमिंग इन एसकेएम एग प्रोडक्ट्स कंपनी। तो हाल फिलहाल में इसमें तो अभी कुछ और दिनों के लिए कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पर मेरे लिए ये कंपनी गुड पिक बन जाती है। लेकिन एक अगेन लास्ट टाइम बोलता हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, मैं सिर्फ एनआईएसएम सर्टिफाइड हूँ। तो मैंने आपको रिसर्च करना सिखाया। अब ये कंपनी पे आप अगर कोई भी पैसा लगाते हो तो वो आपकी खुद की रिसर्च, खुद की एनालिसिस के बाद होना चाहिए, क्योंकि मैं कोई भी यहाँ पे टिप नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो कोई भी पेड कोलैबोरेशन नहीं है, सिर्फ रिसर्च किस तरह की जाती है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आप ऑलरेडी एक स्टॉक इन्वेस्टर हो
तो आपके स्टॉक्स को भी इस तरह जाके रिसर्च करो। यार थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ये सब चीज, लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में एक बार अगर आपका हाथ बैठ जाता है तो इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। तो बहुत ही सिंपल होगा विद टाइम। सो दैट्स ऑल इन टुडेस वीडियो। आज की वीडियो में हमने एक स्टॉक को खरीदने के पहले उसमें क्या रिसर्च की जाती है, उसके फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को किस तरह चेक करके इंटरप्रेट किया जाता है, वो डिटेल में सीखा। तो अगर ये वीडियो के कंटेंट से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली है, आपको ऐसा लगा कि आज आपने कुछ नई बात सीखी, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर दो, मेरे इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि मेरा जो अल्टीमेट लाइफ का गोल है वो कंप्लीट हो जाए। मेरा लाइफ का गोल एक ही है कि आई वांट टू मेक मैक्सिमम पीपल फाइनेंशियली लिटरेट। लोगों को बेसिक फाइनेंस के बारे में भी पता नहीं है, और मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर हर गरीब से गरीब आदमी के घर तक भी ये बेसिक फाइनेंस कंसेप्ट पहुंचे, ताकि वो अपने पैसे को वाइसली यूज करे, अपने पैसे को ग्रो करे, और इंडिया से जो गरीबी का जो निशान है ना, वो अभी हटा तो नहीं पाएंगे हम टोटली, लेकिन कम करने का प्रयास जरूर करेंगे। सो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस नोबल कॉज। अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।